बात करते हैं जहां एसआई भर्ती परीक्षा मामले में सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि हम अपराधियों पर एक्शन करना चाहते हैं। पूरी भर्ती रद्द करने पर जिसने अपराध नहीं किया वो भी अपराधी माना जाएगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने राज्य सरकार से पूछा, जब सिलेक्शंस करने वाली एजेंसी के लोग ही पेपर को 35 दिन पहले ही लीक कर देते हैं तो क्या सरकार नहीं मानती कि पूरी भर्ती की पवित्रता ही भंग हो गई है? इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया, पवित्रता भंग होना मात्र ही पूरी भर्ती को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। हम अपराधियों पर एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस स्टेज पर अगर भर्ती को रद्द किया जाता है तो जिसने अपराध नहीं किया वो भी अपराधी माना जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कल भी बहस जारी रखने को कहा है। अब कल दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? करीब 20 घंटे बाद यह पहेली सुलझ जाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए सीएम के नाम पर मोहर भी लग जाएगी। लेकिन नाम के ऐलान से पहले सियासी संग्राम लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन है इसका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। दिल्ली में 27 साल का सत्ता वाला सूखा समाप्त करने के बाद बीजेपी भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गई। 20 तारीख यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत वाला ग्रहण लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार किया जा रहा है, दूल्हा कौन है नहीं पता अभी तक। क्लियर कट मैंडेट दिया है दिल्ली की जनता ने, 10 दिन क्यों नहीं मिल रहा? लगता है कोई ऐसा आ रहा है जो ऊपर से थोपा जाएगा। लोकतंत्र ये नहीं है, तानाशाही है। हालांकि नई सरकार बनने से पहले ही दिल्ली में जोरदार एक्शन शुरू हो गया। यमुना की सफाई का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया और गंगा आरती की तरह यमुना आरती भी शुरू हो गई। माँ यमुना हम सबके लिए एक आस्था का बिंदु है। माँ यमुना में आरती शुरू हुई है और माँ यमुना जी की सफाई भी शुरू हो गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी ने भेदभाव किया, जिससे जनता का नुकसान हुआ। यमुना की सफाई आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान शुरू होनी चाहिए थी। इस बीच बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आरोप लगा दिया है कि आम आदमी पार्टी से पटपड़गंज के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चुरा लिए। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। शीश महल जो हम चिल्ला के हम शीश महल के लिए कहते थे, वो बात अब सत्य हो रही है। छोटी छोटी चीज लेकर जा रहे हैं, पंखे तक निकाल के ले गए। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि बीजेपी दिल्ली की 2 करोड़ जनता को सीएम के तौर पर कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है। प्रयागराज हादसे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत के बाद विपक्ष महाकुंभ के आयोजन पर लगातार सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बता डाला है। ममता के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। पहले लालू प्रसाद और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुंभ पर ये बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि महाकुंभ अब बन गया है मृत्यु कुंभ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान ममता ने क्या कुछ कहा, फिर से सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी ने महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधा मिलने का आरोप लगाते हुए जो कुछ कहा उस पर छिड़ गया है सियासी महाभारत। एनडीए के नेता ममता पर हमलावर हैं तो महागठबंधन के नेता बचाव करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश से 60 करोड़ सनातनी कुंभ में पवित्र जल में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतर व्यवस्था से लोग अभिभूत हैं।
ऐसी स्थिति में ममता जी का बयान सनातनियों की भावना को आहत करने वाला है। जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद जी जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन गरीब गुरबा जो श्रद्धालु है उसकी जान की परवाह नहीं है। महाकुंभ को लेकर पहले प्रयागराज में भगदड़, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत के बाद विपक्ष लगातार कुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद के बाद अब ममता बनर्जी के बोल पर सियासत बेहद गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी बहस हुई। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और आम लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कठमुल्लापन बिल्कुल नहीं चल सकता। देखिए इस रिपोर्ट को। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों है और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकादमी का गठन कर रही है, अवधि अकादमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधि भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। सदन में भाषा को लेकर सियासी तकरार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू भाषा की वकालत करने पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सीएम योगी सदन में उस वक्त भड़क गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी होने पर ऐतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक अकादमी का गठन भी कर रही है। आज जब सम्मान हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच क्षेत्रीय भाषाओं के मुद्दे पर काफी देर तक हंगामा चला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के फैसले पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। रेवंत रेड्डी सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को राहत दी है। राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी रमजान के दौरान शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं और इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के एक फैसले पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। रेवंत रेड्डी सरकार ने
रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को राहत देने का फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी 2 मार्च से 31 मार्च तक रमजान के दौरान शाम 4 बजे अपना ऑफिस छोड़ सकेंगे। मुस्लिम कर्मचारी शाम की नमाज अता कर सकें, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी तेलंगाना सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। एक केसीआर था जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। रमजान के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण, क्या कभी राज्य सरकार ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या अभी जो 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ की व्यवस्था में कभी कोई सुविधा शिविर भी लगाया? छुट्टी की तो बात अलग है। मुस्लिम अपीचमेंट की पॉलिसी कांग्रेस सरकार को अब त्यागनी पड़ेगी, बहुत हो चुका। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम के घंटे कम करने की मंजूरी दी है। जब हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास करते हैं तो उन्हें कभी भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। ये फैसला किसी एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता होने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें महज वोट बैंक तक सीमित करने के बारे में है। इसका विरोध होना चाहिए। कांग्रेस सरकार पर अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। अब रेवंत रेड्डी सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस फिर निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानेश कुमार को कल ही देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया और आज उनकी नियुक्ति पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। क्या चल रहा है इसको लेकर, इस रिपोर्ट में देखते हैं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सियासत शुरू हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार को कल देश का नया मुख्य सचिव आयुक्त बनाया गया। 3 सदस्यों की कमेटी ने ज्ञानेश के नाम पर मुहर लगाई है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष शामिल थे। लेकिन कमेटी में शामिल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अब इस सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। इस पूरे मामले में चल रही सियासी बयानबाजी भी सुनिए। तो आपने क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए सीईसी आखिर पहले रिटायर हुए हैं, सीईसी तो नया कोई ना कोई बनना ही है। ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप, पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे। तो राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, सबको अपमानित करने का काम करते हैं, सबको। अब सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के दावों का सच क्या है। दरअसल मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया था, जिसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई को रखा गया था। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त ही ये साफ कर दिया था कि चयन की ये व्यवस्था तब तक ही प्रभावी रहेगी जब तक कि सरकार संसद के जरिए इसको लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर देती। सरकार ने 2023 के दिसंबर में ही इसको लेकर एक स्थायी व्यवस्था कर दी थी।
जिनके मुताबिक प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ नामित कोई मंत्री उस कमेटी का सदस्य होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और इस मामले में भी वैसा ही हुआ है, यानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का दावा कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के